हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। आज हम सॉल्व करने वाले हैं 12 अक्टूबर 2022 को एनटीए द्वारा आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा का जियोग्राफी विषय का पेपर। इस भाग में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे, यानी कि टोटल 50 सवाल इस पार्ट में सॉल्व करेंगे। और अगले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक, यानी कि अगले 50 सवाल सॉल्व करते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल, हमारा साझा भविष्य शीर्षक की रिपोर्ट 1987 में किसने प्रस्तुत की थी? तो द आवर कॉमन फ्यूचर नाम की रिपोर्ट 1987 में ब्रटलैंड कमीशन द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इस रिपोर्ट में सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रयोग सबसे पहली बार किया गया था और इस कमीशन का निर्माण 1983 में किया गया था और इसकी अध्यक्ष के रूप में ब्रटलैंड को बनाया गया था और ब्रटलैंड नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर थी। यह सवाल है वो एनवायरमेंटल जियोग्राफी से आया है। अगला सवाल, अगले सवाल में पूछा गया है व्हाट इज डेब्ट सर्विस रेशियो? ऋण सेवा अनुपात क्या है? तो ऋण सेवा अनुपात में किसी भी देश के कितना उसके ऊपर ऋण है और उसके बट्टे में उसकी कितनी अर्निंग है, उसका अनुपात ऋण सेवा अनुपात होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन, यह किसी देश के निर्यात आय का वह अंश है जिसका उसकी ऋण भुगतान की पूर्ति में उपयोग होता है। तो यह लगभग 0% से लेके 20% के बीच में होता है, पर किन्हीं राष्ट्रों का ये बहुत ज़्यादा चला जाता है जिस पर बहुत सारा लोन होता है, बहुत सारा ऋण होता है, जैसे हालात अभी पाकिस्तान के हो रहे हैं। यह सवाल है वह जियोग्राफी ऑफ ट्रेड से लिया गया है। तो जितना अधिक डेब्ट होता है उतना ही उस देश की हालत ख़राब होती जाती है और कितना ऋण है इसको मापने का एक इंडिकेटर है ऋण सेवा अनुपात, डेब्ट सर्विस रेशियो। और अगर इस रेशियो को उल्टा करते हैं तो यह डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो बन जाता है। अगला सवाल, अगले सवाल में पूछा गया है मैंग्रोव पत्तियों पर आधारित ओडम 1970 द्वारा वर्णित अपरद खाद्य श्रृंखला को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले तो ओडम, यह ओडम जो कि फादर ऑफ इकोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं, पारिस्थितिकी के पिता के रूप में जाने जाते हैं और भारत में पारिस्थितिकी के जो जनक है, फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, वो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जाने जाते हैं। तो ओडम ने 2 तरह की खाद्य श्रृंखलाएं दी थी, 2 तरह की फूड चेन दी थी। पहली ग्रेजिंग फूड चेन जिसको चारण या चराई खाद्य श्रृंखला के नाम से जाना जाता है और दूसरी डेट्रिटस फूड चेन जिसको अपरद खाद्य श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। डेट्रिटस में थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लेना। अब हम इस श्रृंखला में बात करते हैं कि जो सबसे पहले ये शुरुआत होती है अपरद से और अपरद को कोई छोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं और उन कीड़े मकोड़ों को बड़े जो जानवर है वो खाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें अपरद आएगा। तो अपरद बनता किससे? मैंग्रोव पत्तियों से बना। तो सी सबसे पहले आएगा, मैंग्रोव पत्तियाँ, उससे बनेगा अपरद और उस अपरद को छोटे कीड़े मकोड़े खाएंगे। तो कीड़े मकोड़ों में जो केकड़ा और झींगा है वो इनको जो अपरद को खा जाएंगे। फिर इस केकड़े और झींगे को छोटी मछलियां खा जाएगी और छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खा जाएगी। इस प्रकार अपरद खाद्य श्रृंखला का सही अनुक्रम है CAEBD। आगे बात करते हैं अगले सवाल में। अगले सवाल में पूछा गया है निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्षवाद की विशेषताएं हैं? पॉजिटिविज्म की क्या विशेषताएं हैं? तो पॉजिटिविज्म की विशेषताएं हैं, एक तो अनुभववाद यानी कि एम्पिरिसिज्म और दूसरा है वैज्ञानिक नियमों का एकीकरण यानी कि यूनिफिकेशन ऑफ साइंटिफिक लॉज। बाकी जो
दो है मेटाफिजिक्स, ये फिलोसॉफी की ब्रांच होती है। और दूसरा नॉर्मेटिव वैल्यूज़, जिसमें कोई भी नॉर्म्स होते हैं, भाई ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो इस तरीके से नॉर्मेटिव वैल्यूज़ बनाई जाती है। तो ये कोई भी पॉजिटिविज्म से रिलेटेड नहीं है। और वैज्ञानिक नियमों का एकीकरण में कोई दो लॉ है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें इलेक्ट्रिक लॉ भी है और मैग्नेटिज्म लॉ भी है, दोनों का यूनिवर्सलाइज करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लॉ बना दिए गए मैक्सवेल वगैरह ने। तो इस प्रकार इसमें पॉजिटिविज्म में किया जाता है। तो हमारा आंसर हुआ बी और डी। अगला सवाल है, अगले सवाल में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश ने नवजात शिशु समर्थक जनसंख्या नीति अपनाई है। अब ये जो हिंदी अनुवाद है ये बहुत ही गलत है। इसको हम इंग्लिश में देखते हैं, प्रो नेटल पॉपुलेशन पॉलिसी। तो जनरली पॉपुलेशन पॉलिसी है, या तो वो प्रो नेटल होती है या एंटी नेटल होती है, और या फिर न्यूट्रल भी हो सकती है। जब जनसंख्या हमें बढ़ानी हो तो प्रो नेटल पॉपुलेशन पॉलिसी लाते हैं, और जब जनसंख्या घटानी हो, जनसंख्या वृद्धि दर को घटाना हो, तो एंटी नेटल पॉपुलेशन पॉलिसी लाते हैं। इसके अलावा जो एमिग्रेंट आते हैं, मतलब इमिग्रेंट आते हैं किसी भी देश में, तो उन पे भी पॉपुलेशन पॉलिसी लाई जाती है कि भाई ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं तो उनको रोकने के लिए, वीज़ा वगैरह के लिए जो अमेरिका वगैरह पॉलिसी लेके आता है, ऐसी पॉलिसियां भी हमें देखने को मिलती है। तो प्रो नेटल पॉलिसी हुई जिसमें जनसंख्या बढ़ाना है। तो जापान है, जापान में जो वर्ध जनसंख्या ज़्यादातर बढ़ रही है, तो इस कारण प्रो नेटल पॉपुलेशन पॉलिसी को अपनाया गया है। एक तो ये सही हो गया। दूसरा जो मलेशिया है, मलेशिया में बात की जाती है कि भाई अभी भी और ज़्यादा पॉपुलेशन होनी चाहिए। उन्होंने लगभग टारगेट किया है 2050 के आसपास, शायद उन्होंने जो जनसंख्या है उसको 70 मिलियन करना है, जो कि शायद अभी 35 मिलियन है। तो इस तरीके से जो वर्क फोर्स बढ़ेगा तो उससे उत्पादन भी बढ़ेगा और जो आय है, राष्ट्रीय आय है, वो भी बढ़ेगी। इस कारण मलेशिया ने भी प्रो नेटल पॉपुलेशन पॉलिसी अपनाई है। अब बात करें दूसरे देशों की, तो श्रीलंका और स्पेन ने ऐसी कोई भी नीति नहीं अपनाई है, क्योंकि श्रीलंका में जनसंख्या काफ़ी है, और स्पेन ने ऐसी कोई नीति अपनाई नहीं है। म्यांमार ने पहले ये अपनाई थी, पर 2015 में एंटी नेटल पॉपुलेशन पॉलिसी अपना ली है, तो इस वजह से ये कंट्री भी नहीं हुआ। केवल सी और ई सही है, मलेशिया और जापान। अगले सवाल में, हिंद महासागर में दक्षिण से उत्तर की तरफ कटकों का सही अनुक्रम है। हिंद महासागर में रिजेज को जमाना था। तो अगर आप इन्हें देखें तो साउथ में जो हिंद महासागर के साउदर्न पार्ट में जो देखेंगे सबसे पहले, तो वो होगी करगुलेन गासबर्ग कटक, करगुलेन गासबर्ग रिज। फिर उससे ऊपर देखते हैं तो चैगोस सेंट पॉल कटक दिखाई देती है। उससे ऊपर देखते हैं तो सोकोत्रा चैगोस कटक दिखाई देती है। और उससे ऊपर भारत के पश्चिमी साइड लक्षद्वीप चैगोस कटक है, और पूर्वी साइड अंडमान निकोबार कटक है। तो जो पहले दो ऑप्शन हैं वो सही है, ए और बी। सी और डी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि करगुलेन गासबर्ग जो कटक है वो दक्षिण में है, और जबकि सी और डी ऑप्शन में चैगोस सेंट पॉल है उसको करगुलेन के दक्षिण में दिखाया गया है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन गलत है। तो हमारा राइट आंसर हो गया ए और बी। अब अगर परीक्षा में हमें बिल्कुल भी याद नहीं है कि कौन सी कटक कहाँ है, तो हम अगर चार ऑप्शन को देखें तो या तो ए और बी ऑप्शन सही होगा, और या सी और डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि दोनों में जो क्रम है पहली दो कटकों का वह बिल्कुल उल्टा है। तो या तो ए बी सही होगा और या सी डी सही होगा, दोनों कोई भी दूसरे कॉम्बिनेशन नहीं हो सकते। तो और ऑप्शन में देखें तो ए बी और सी डी वाले ऑप्शन में से केवल ए और बी ऑप्शन है, तो यह सही हो जाएगा। तो तर्क के आधार पे भी ऐसे सवालों के उत्तर आप कर सकते हैं। अगला सवाल है, यह एनवायरमेंटल जियोग्राफी से आया है,
और कुछ टर्म है उनको देने, टर्म कॉन्सेप्ट और कंट्रीब्यूशन है उनको देने वाले स्कॉलर है, इनको मिलान करना है। अब जो सबसे कॉमन है वो है इकोलॉजी टर्म है, वो इकोलॉजी टर्म अर्नस्ट हैकेल ने दी है। अब हम इसको मिला के देखते हैं। डी का फेस्ट, तो डी के फेस्ट सिंपल एक से ही हमारा मिलान हो गया, अर्नेस्ट हैकेल यानी कि इकोलॉजी टर्म दी थी, इससे ही ये सवाल सॉल्व हो जाता है। फिर भी दूसरे ऑप्शन देखते हैं। गैलार्ड नेल्सन ने अर्थ डे मनाने के लिए प्रेरित किया था लगभग 1970 में यूएसए में। और ए.ई. डगलस जो कि डेंड्रोक्रोनोलॉजी से संबंधित है, इनका नाम नहीं सुना है। फिर भी एक ऑप्शन ऐसा रखते हैं, बाकी ऐसे ऑप्शन हार्ड रखते हैं, तो हमें घबराना नहीं है, हमें जो हमें आ रहा है उस आधार पर सवाल को सॉल्व करना है। और तीसरा है चार्ल्स एल्टन एक तो एल्टोनियन पिरामिड के लिए फेमस है, जो हम खाद्य श्रृंखला में पिरामिड देखते हैं, और दूसरा है इकोलॉजिकल नीचे कॉन्सेप्ट के लिए भी फेमस है। तो इस प्रकार हमारा जो राइट आंसर हो गया दूसरा, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड, डी का पहला। अगला सवाल है द जियोमेट्रिक शेप फॉर्म्ड बाय ए ग्रुप ऑफ बिल्डिंग इज टर्म्ड एज। कोई एक भवन समूह द्वारा रूपित ज्यामितीय आकृति को जाना जाता है। तो कोई भी भवनों के समूह द्वारा एक कोई पैटर्न बनता है, तो ऑब्वियसली ये हमारा राइट आंसर हो गया पैटर्न। जैसे सड़क के किनारे दोनों तरफ भवन बने हुए हैं, तो कैसा पैटर्न बना, लीनियर पैटर्न बना। तो बिल्डिंगों के ग्रुप से जो बनता है वो क्या बनता है, पैटर्न बनता है। इसको हम रिमोट सेंसिंग में रख सकते हैं, जो जियोग्राफिकल टेक्निक्स के अंदर आते हैं। तो उसमें हम पैटर्न के आधार पे कोई भी जो इमेज है उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, और सेटलमेंट जियोग्राफी में भी इसको रख सकते हैं। अगले सवाल में थीमेटिक मैप दे रखे हैं और उनके एग्जाम्पल और डेटा टाइप कौन से हैं उनको रिप्रेजेंट करने वाले, तो वो दे रखे हैं, हमें मिलान करना है। तो पहला है क्वालिटेटिव मैप। क्वालिटेटिव मैप में केवल क्वालिटी बताई जाती है, क्वांटिटी बिल्कुल नहीं होती है। तो इस प्रकार के मैप होंगे वो होंगे नॉमिनल डेटा वाले, नामित आंकड़े, और ऐसे मैप होंगे कोरोक्रोमेटिक मैप। जैसे कोरोक्रोमेटिक मैप में किसी राज्य में ज़िलों के नाम वाला मैप है, तो केवल और केवल ज़िलों के नाम हमें दिखाई दे रहे हैं, कोई भी क्वांटिटी नहीं है, केवल क्वालिटी दिखाई दे रही है। तो पहले ए का हो गया थर्ड। दूसरा है अर्धमात्रात्मक सेमी क्वांटिटेटिव। तो सेमी क्वांटिटेटिव में सिंबलाइजेशन और ऑर्डिनल डेटा हो रहे हैं, तो इसमें कोरो स्कीमेटिक मैप है वो दिखाई देता है। जैसे कोई संकेताक्षर दिखाई देते हैं, तो कोई अगर हम किसी जैसे कोल प्रोडक्शन का बता रहे हैं या फिर मिनरल का बता रहे हैं, तो मिनरल के लिए अलग अलग हम सिंबल यूज कर लें कि भाई यहाँ लोहा है, यहाँ ये है। तो इस तरीके से हम क्या बता रहे हैं, उसकी क्वालिटी भी बता रहे हैं और थोड़ी बहुत क्वांटिटी बता रहे हैं, पर एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बता पा रहे हैं, इसलिए ये सेमी क्वांटिटेटिव है। हो सकता है कहीं कोयला ज़्यादा पाया जा रहा है तो हम कोयले के डॉट ज़्यादा लगा दें, कहीं पे कम पाया जा रहा है तो कम बता रहे हैं, पर एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बता पा रहे हैं, जस्ट उसका एक ऑर्डर बता पा रहे हैं, रैंक बता पा रहे हैं। तो यह बी का हो गया चौथा। तीसरा है क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव में बिल्कुल पूरी क्वांटिटी शो की जाती है, जैसे कि इंटरवल और रेशियो डेटा, जैसे कि कोरोप्लेथ में, कोरोप्लेथ या वर्णमात्री मानचित्र में। वर्णमात्री मानचित्र में पूरा का पूरा जैसे कोई जनसंख्या घनत्व वाला मानचित्र है, तो जनसंख्या घनत्व एग्जैक्ट भाई इतने से इतने रेंज वाला, इतने से इतने रेंज वाले के लिए हम शेड करके या फिर अलग अलग कलर करके कोरोप्लेथ मैप बना सकते हैं, हल्के शेड से गहरे शेड की, और जैसे जैसे जनसंख्या घनत्व बढ़ेगा तो हम गहराई वाला कलर यूज कर लेंगे। और चौथा है स्पेशल मैप। तो स्पेशल मैप है वो वर्चुअल मैप्स जनरेटेड डिजिटली यूजिंग कंप्यूटर्स, जैसे कि लैंडफॉर्म मैप
किसी लैंडफॉर्म का हम मैप बनाते हैं, जैसे कि डैम बना रहे हैं, डिजिटल एलिवेशन मॉडल, तो वो वर्चुअल मैप बने हैं, वो स्पेशल टाइप का थीमेटिक मैप है। तो हम चारों को मैच कर सकते हैं। यह जो सवाल है वो जियोग्राफिकल टेक्निक से आया है, उसमें विभिन्न प्रकार के मैप है, जो टाइप ऑफ मैप्स है उससे पूछा गया है। अगला सवाल है, अगले सवाल में पूछा गया है कथन और कारक दिए हुए हैं। तो पहले स्टेटमेंट में कहा गया है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यानी कि पार्थिव पारितंत्र जिसमें ग्रासलैंड और फॉरेस्ट होते हैं में बायोमास का पिरामिड चौड़े आधार में ऊर्ध्वाधर खड़ा होता है। तो जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है उसमें पिरामिड होता है, वो एकदम अपराइट सीधा होता है और उसका चौड़ा बेस होता है। जैसे आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि जो पौधे होते हैं उनमें बायोमास ज़्यादा होता है, फिर पौधों को खाने वाले जैसे कोई हिरण है उनका बायोमास फिर कम होगा, फिर हिरण को खाने वाले कोई सियार भेड़िया है तो उसका बायोमास कम होगा, फिर टर्सरी में जैसे शेर वगैरह है तो उनका बायोमास और कम होता जाएगा क्योंकि उनकी संख्या कम होती जाती है। तो ये टेरेस्ट्रियल केस में यानी कि पार्थिव केस में लैंड वाले पे तो ये सही है। अगर यही बात हम करें मराइन इकोसिस्टम की यानी जो सागरीय परितंत्र की, तो यह बिल्कुल उल्टा होता है। वहाँ पे जो फाइटोप्लैंक्टन वगैरह है उनमें बायोमास कम होता है, बहुत बड़ी बड़ी मछलियों में जो बायोमास है वो ज़्यादा होता है। तो ये पिरामिड उल्टा बन जाता है। तो पहला कथन सही है। फिर दूसरे कारण की बात करते हैं, यानी कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में बायोमास की प्राथमिक से तृतीयक उपभोक्ताओं में वृद्धि होती है। तो बायोमास की वृद्धि नहीं हो रही है, घटता जा रहा है, जैसा कि हम इस त्रिभुज में देख रहे हैं कि बायोमास ऊपर की ओर धीरे धीरे घटता जा रहा है। तो कारण गलत है। तो ए सही है और आर गलत है। अगला सवाल, इस सवाल में पूछा गया है कुल जनसंख्या के संबंध में भारत के 5 मेट्रो को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो एक तो जो 2011 की जो पॉपुलेशन है उसके आधार पे ही ये डेटा लिए गए हैं। तो 2011 की पॉपुलेशन में एक तो पूछा गया है, पूछा जाता है कि भाई सिटी की पॉपुलेशन को अरेंज करना होता है, दूसरा अर्बन एग्लोमरेशन को एडजस्ट करना होता है। तो ये मेट्रो का कह रहा है तो ये अर्बन एग्लोमरेशन की बात कर रहा है। तो अर्बन एग्लोमरेशन में सबसे बड़ा अर्बन एग्लोमरेशन है मुंबई, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है कोलकाता। इन तीनों की पॉपुलेशन 1 करोड़ से भी ज़्यादा है, इसलिए इन्हें मेगा सिटी भी कहा जाता है। चौथे नंबर पे आता है चेन्नई, 5वें पे आता है बेंगलुरु और 6ठे पे आता है हैदराबाद, 7वें पे आता है अहमदाबाद। और अगर वहीं सिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पे आता है मुंबई, फिर दिल्ली और फिर तीसरे नंबर पे बेंगलुरु आ जाता है और फिर हैदराबाद आ जाता है, फिर अहमदाबाद आ जाता है और फिर चेन्नई आता है और फिर कोलकाता आता है। तो सिटी में थोड़ा वेरिएशन आता है। वहीं अगर मिलियन सिटी की बात करें तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर, तो ऐसे शहरों की संख्या है वो 46 थी, 46 थी। और सबसे ज़्यादा ऐसे जो मिलियन सिटी थे वो केरल में थे। उनकी आप लिस्ट देख सकते हैं इंटरनेट पर। तो ये कई बार पूछे जाते हैं 2011 की जनसंख्या के संबंध में। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन वेबर के औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत के बारे में गलत है। तो पहले में कहा गया है वेबर ने उद्योग के कहाँ अवस्थित होने के बारे में निर्धारित करने के लिए स्थानीयकृत सामग्री के भार और उत्पाद के भार के मध्य अनुपात का परिकलन किया था। तो बिल्कुल रॉ मटेरियल और फिनिश्ड प्रोडक्ट के मध्य दोनों के मध्य रेशियो देखा था, तो बिल्कुल सही है। दूसरा, इन्होंने इसको सामग्री सूचकांक के रूप में निर्दिष्ट किया यानी कि मटेरियल इंडेक्स के रूप में निर्दिष्ट किया, तो दूसरा भी सही है। तीसरा, यदि सूचकांक 1 से कम है तो अवस्थिति उपभोग केंद्र उन्मुखी होती है। तो या 1 के बराबर हो या 1 से कम हो, तो जो इंडस्ट्री की लोकेशन होगी वो कहाँ होगी, वो
उपभोग केंद्र यानी कि जो कंजप्शन सेंटर होगा, मार्केट सेंटर होगा, वहाँ पे होगी। और चौथे ऑप्शन में कहा गया है कि यदि सूचकांक 1 से अधिक है तो अवस्थिति सामग्री उन्मुखी होगी, यानी कि जहाँ रॉ मटेरियल होगा वहाँ पे इंडस्ट्री की लोकेशन होगी। तो चौथा भी सही है। पांचवें स्टेटमेंट में कहा गया है यदि सूचकांक 1 से अधिक है तो अवस्थिति उपभोग केंद्र उन्मुखी होती है। तो ये पांचवा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है चौथे स्टेटमेंट से, और चौथा सही है और पांचवा गलत है। तो इस प्रकार हमारा केवल पांचवा यानी कि ई स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन होगा ई ओनली। अगला सवाल है, इसमें पूछा गया है हार्टलैंड सिद्धांत के बारे में क्या सही है। तो पहले स्टेटमेंट में कहा गया है यह 1904, 1919, 1943 में पब्लिश्ड हुआ था, प्रकाशित हुआ था। तो 1914 लिखा है इस स्टेटमेंट में, जबकि यह पब्लिश हुआ था 1919 में, इसलिए पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। इन तीनों के आपको जो पेपर है उनके नाम भी आपको याद करने हैं। अगला स्टेटमेंट है, इसमें कहा गया है कि भाई इसे जर्मन भूगोलवेता H.J. मैकिंडर ने प्रतिपादित किया था। तो जो मैकिंडर थे वो जर्मन नहीं थे, वो ब्रिटिश भूगोलवेता थे, तो यह भी गलत हो गया। तीसरा है इट वाज बेस्ड ऑन लैंड वर्सेस सी पावर स्ट्रगल इन वर्ल्ड हिस्ट्री। तो जल थल शक्तियों में आपसी संघर्ष के बारे में इसमें बताया गया था, यह सही है। और चौथा इस सिद्धांत की भविष्यवाणी सत्य हुई और जर्मनी विश्व की महाशक्ति बन गया। तो ये भविष्यवाणी सत्य नहीं हुई और जर्मनी की विश्व युद्ध में पराजय हुई, और इस प्रकार यह चौथा स्टेटमेंट है वह भी गलत है, क्योंकि जर्मनी महाशक्ति नहीं बन पाया। तो इस प्रकार हार्टलैंड सिद्धांत के बारे में केवल सी कथन सत्य है, तो राइट हो गया सी। अगले सवाल में पूछा गया है, जो सिंबल दिए गए हैं कोपेन के, और उसमें पूछा गया है कि कौन सा सिंबल है वेट ट्रॉपिक्स को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, वेट ट्रॉपिक्स या उष्ण आर्द्र जलवायु को। तो इसमें अगर हम बात करें तो 5 सिंबल सबसे पहले दिए गए थे ACDE और B। ACDE जैसे जैसे हम अक्षांश मतलब भूमध्य रेखा से पोल की ओर जाते हैं ACDE आते हैं। उसी प्रकार जो B सिंबल है वो दिया गया था डेजर्ट क्लाइमेट के लिए। तो इसमें अगर देखें उष्ण के लिए तो सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा वो भूमध्य रेखा के, वो A होगा। तो इसमें A ऑप्शन वाले केवल 2 है, AF और AM। F वर्ड है वो रैन राउंड द ईयर के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वेट ट्रॉपिक्स है, तो हमारा ऑप्शन होगा AF। AM M जो कि मानसूनी शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर हो गया AF। अगले सवाल में भूकंप के स्थल दिए गए हैं और सामने टेक्टोनिक एनवायरनमेंट दिया गया है, इनको मैच करना है। तो सैन फ्रांसिस्को को देखें तो सैन फ्रांसिस्को सैन एंड्रियाज ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, सैन एंड्रियाज फॉल्ट बाउंड्री पर स्थित है। तो ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री हुई जो कि पैसिफिक और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के मध्य है। जावा ट्रेंच है, तो जावा ट्रेंच अंडर सी सबडक्शन हो रहा है, समुद्र में ही सबडक्शन हो रहा है, तो डी का हो गया थर्ड। इसी प्रकार मैक्सिको सिटी है, मैक्सिको सिटी में सबडक्शन हो रहा है, जो कॉकोज प्लेट है वो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रही है। और बाम ईरान है, जो बाम ईरान में जो जगह है वो एक तरह का ब्लाइंड फॉल्ट है। तो इस प्रकार हम चारों को आसानी से मैच कर सकते हैं। मैक्सिको सिटी जो कि सबडक्शन जोन में है, इस वजह से वहाँ पे 1985 में बहुत बड़ा भूकंप आया था, और बाकी जगह भी हम भूकंप के झटके महसूस करते रहते हैं, क्योंकि वहाँ का टेक्टोनिक एनवायरनमेंट है वो इस तरीके का है। अगले सवाल में पूछा गया है स्टेटो वोल्केनोज, हिंदी में स्तर पटक लिखा है, तो इसका कभी भी कुछ भी ये अनुवाद कर सकते हैं।
तो स्ट्रेटोवोल्केनो हमें याद रखना है। तो स्ट्रेटोवोल्केनो की विशेषताएं क्या क्या है, अभिलक्षण क्या क्या है। तो अगर बात करें तो बेसाल्टिक मैग्मा इसमें नहीं होता है। दूसरा, इन्वॉल्व इंटरलेड स्ट्रेटा, अंतर्धारीय परत शामिल होती है। तो कई तरह की इसमें लेयर होती है, स्ट्रेटा होते हैं, तो दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरे स्टेटमेंट में कहा गया है मैग्मा इज़ गैसी एंड हाईली विस्कस, तो ये हाईली विस्कस होता है और इसमें गैस भी भरी हुई होती है, तो तीसरा भी सी भी सही है। डी, मैग्मा इमर्जेज अंडर लो प्रेशर, तो मैग्मा लो प्रेशर में इमर्ज नहीं होता, हाई प्रेशर में इमर्ज होता है। डी गलत है, तो हमारा राइट आंसर हो गया बी और सी। अगले सवाल में भारत के भूगोल से सवाल पूछा गया है और इसमें जो कश्मीर हिमालय है उसके पासेज दिए गए हैं। तो कुछ पास है वो फैमिलियर है और कुछ नए पास इंक्लूड किए गए हैं। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो सबसे पहले तो हम जानते हैं, एक तो पीर पंजाल दर्रा और एक बनियाल दर्रा। बनियाल दर्रा है जो कि 44 नंबर नेशनल हाईवे द्वारा भारत को श्रीनगर से जोड़ता है। तो जो 6 नंबर वाला पार्ट है वो है बनियाल दर्रा और 7 नंबर वाला जो हमें दिख रहा है वो है पीर पंजाल दर्रा। जो पीर पंजाल दर्रा है वो श्रीनगर वैली को जोड़ता है, जो राजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट है इनसे जोड़ता है। यह भी पीर पंजाल जो रेंज है उसी का हिस्सा है। फिर इसमें थोड़े से जो ये सिंबल लगाए हुए हैं वो अप्रोक्सीमेटली लगाए हुए हैं, तो मतलब सटीक नहीं लगाए हुए हैं। फिर भी 8 नंबर जो है वो 8 नंबर बीच में जोजिला दर्रा आता है, जो कि जो श्रीनगर है यानी कि कश्मीर वैली है उसको कारगिल डिस्ट्रिक्ट से जोड़ता है। फिर 5 नंबर जो दिख रहा है तो 5 नंबर में जो लद्दाख को जो किश्तवाड़ वाला इलाका है उससे जोड़ा जाता है 5 नंबर वाले को। पर 6, 7 और 8 यानी कि बनियाल, पीर पंजाल और जोजिला से हम वाकिफ़ हैं। तो 6 नंबर पे बनियाल, 7 नंबर पे पीर पंजाल और 8 नंबर पे जोजिला। तो 6, 7 और 8 पे 3 ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन हमारा रिमूव हो गया। फिर ऊपर बात करें तो ऊपर की ओर 1 और 2 नंबर लिखे हुए हैं। तो 1 नंबर जो है वो है काराकोरम और 2 नंबर है क्वाराताग। तो ये लगभग जो सिल्क रूट था, ओल्ड सिल्क रूट था चाइना का, उसकी एक ब्रांच है, वो भारत में आने का रास्ता यहीं से क्वाराताग से था। तो 1 नंबर और 2 नंबर हो गए काराकोरम और क्वाराताग, तो ये रिमूव हो जाते हैं। फिर 2 ऑप्शन बचते हैं और जो 4 नंबर दिख रहा है, जो 4 नंबर जो दिख रहा है वहाँ पे एक लेक है पेंगोंग त्सो। तो पेंगोंग त्सो जाने का रास्ता है वो है चांगला। अब ये थोड़ा सा जो चांगला है ना, ये बाउंड्री पे दिखा है जबकि बाउंड्री पे नहीं है, लेक जाने का रास्ते के बीच में आता है ये पास। तो फिर भी ये क्या है कि बहुत जगह गलत दिखाया हुआ है, आप मैप में देखोगे तो आपको मिल जाएगा। तो चांगला है वो 4 नंबर हो गया। इस हिसाब से अगर 4 नंबर पे देखें तो चांगला 1 में ही दिया हुआ है, तो इस हिसाब से हमारा जो राइट आंसर है वो पहला हो जाता है। फिर दूसरे देखें तो 3 नंबर पे लानकला है। तो लानकला जो अक्साई चीन है उसको जोड़ता है भारत से, मतलब जो तिब्बत जाने का रास्ता है ये भारत से। अभी जो ये इस पे जो कब्ज़ा है वो लानकला पे शायद चाइना का है, कुछ पार्ट जो अक्साई चीन के रूप में हड़पा हुआ है चीन ने, उसका ये हिस्सा है। तो ये तिब्बत जाने का पुराना रास्ता है। और इसके अलावा 5 नंबर उमासिला जो किश्तवाड़ वाला जो पार्ट है उसको लद्दाख से जोड़ने वाला है 5 नंबर। इसका नाम भी हम इतना नहीं सुनते हैं उमासिला का। और बाकी सभी दर्रों का हमने जिक्र कर लिया है। अगले सवाल में पूछा गया है कि कौन से विद्वान ने साइबेरियन मृदाओं की हिम स्थित विशेषताओं को समझाने के लिए
परमाफ्रॉस्ट या स्थायी तुषार भूमि शब्द दिया। तो जो शब्द होते हैं वो एग्जैक्टली हिंदी में भी सेम लिखने चाहिए, क्योंकि शब्द उन्होंने वो दिया है, कोई स्थायी तुषार भूमि उन्होंने नहीं कहा है, उन्होंने कहा है परमाफ्रॉस्ट। तो परमाफ्रॉस्ट है वो हम्बोल्ट ने दिया था, और हम्बोल्ट कैसे विद्वान थे? जर्मन विद्वान थे। तो हमारा राइट आंसर हो गया जर्मन। अगला सवाल है, इसमें पूछा गया है भारत यानी कि 2020-21 में गेहूं के उत्पादन वाले 5 राज्यों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम यानी कि पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा गेहूं का प्रोडक्शन होता है उसको रखना है। तो यह सवाल डिलीट हो गया था, और डिलीट क्यों हुआ था? क्योंकि पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा जो गेहूं का उत्पादन होता है वो होता है उत्तर प्रदेश में, फिर होता है मध्य प्रदेश में, और फिर होता है पंजाब में, और फिर होता है हरियाणा में, और 5वें नंबर पे होता है राजस्थान में। तो इन्होंने क्या किया कि जो पंजाब की जगह हरियाणा पहले रख दिया, तो इस वजह से जो ये क्वेश्चन डिलीट हो गया। फिर भी आपको क्रम याद रखना है, उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे पंजाब, चौथे नंबर पे हरियाणा, 5वें नंबर पे राजस्थान। तो इस तरीके से आपको अरेंज करना है। अगला सवाल है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स, यानी कि कृषि भूगोल से सवाल पूछा गया है। जो ये फॉर्मूला है वो गिब्स मार्टिन ने दिया था, और गिब्स मार्टिन ने जो दिया है फॉर्मूला, इसमें एक्स क्या है? तो एक्स है टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑक्यूपाइड बाई ईच क्रॉप। ये परसेंटेज में होता है, टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑक्यूपाइड बाई ईच क्रॉप। और फिर इनको क्या है, नीचे वाले में सिग्मा एक्स का स्क्वायर करते हैं, और इसमें एक्स स्क्वायर का जो स्क्वायर करते हुए उनका जोड़ लेते हैं सारे एक्स स्क्वायर को। इस तरीके से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स निकलती है, जो कि जो जसबीर सिंह और भाटिया ने जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स दिए उनसे काफ़ी ये बेहतर फार्मूला है। अगला सवाल है, यह होमर की विंड्स का सवाल पूछा गया है। तो यह पिछला जो हमने पेपर किए एनटीए वाले, उसमें आराम से इसको मतलब ये बार बार पूछा जाता है, होमर वाली विंड्स है, तो आप इसको आराम से कर सकते हो। जो बोर्स है वो नॉर्थ से जो स्ट्रॉन्ग पवन आती है ठंडी, तो इसको मैच करें ए को थर्ड से, तो सीधा सॉल्व हो जाता है। बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का फोर्थ। तो आसानी से आप इनको मैच कर सकते हो भाई, कौन सी दिशा में कौन सी और उसकी विशेषता क्या है। तो पिछले वीडियो में आप देख सकते हो, मैं इसमें बार बार एक्सप्लेन करने से समय खराब होता है। अगला सवाल है कि वृक्षों के वार्षिक वलय के काल निर्धारण और अध्ययन को कहा जाता है। तो जो एनुअल रिंग्स की स्टडी करते हैं वह ब्रांच कहलाती है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। और इसमें जो एनुअल रिंग बनती है, पेड़ के तने में अलग अलग रिंगें बनती है, एक साल की एक रिंग बोलते हैं, एक रिंग बनती है, तो इसको एनुअल रिंग या वार्षिक वलय बोलते हैं। जिस साल वर्षा ज़्यादा होती है तो वो रिंग वो बड़ी होती है, और जिस साल सूखा पड़ता है तो रिंग बहुत छोटी होती है, क्योंकि तना इतना बढ़ नहीं पाता है। अगला सवाल है सांस्कृतिक क्रोध, कल्चरल हर्थ को कैसे परिभाषित किया जाता है? तो कल्चरल हर्थ होता क्या है? कल्चरल हर्थ है या सांस्कृतिक क्रोध वह स्थान होता है जहाँ से किसी संस्कृति का उदय होता है। स्रोत रीजन होता है, सोर्स रीजन होता है, जहाँ से किसी संस्कृति का जन्म होता है। तो जो अगर इन 4 ऑप्शन को देखें तो सबसे राइट है द बर्थ प्लेस ऑफ ए कल्चरल ग्रुप एसोसिएट विद ए पर्टिकुलर कल्चरल लैंडस्केप। ए विशिष्ट सांस्कृतिक भूदृश्य से संबंध एक सांस्कृतिक समूह का जन्म स्थान। तो जहाँ से संस्कृति का जन्म स्थान है वही सांस्कृतिक क्रोध है। तो ये कल्चरल जियोग्राफी से सवाल था। अगला सवाल अर्बन जियोग्राफी यानी कि सेटलमेंट जियोग्राफी से। इसमें नगर की आंतरिक संरचना का निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल परिवहन के मार्गों के महत्व पर बल देता है? तो जो 3 मुख्य मॉडल है, जो कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी, सेक्टर थ्योरी और मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी, जिसमें से सेक्टर मॉडल या खंडीय मॉडल है, इसमें अगर आप गौर से देखोगे, मैंने मॉडल का एक छोटा सा हिस्सा बनाया है, तो उसमें आपको सड़कें भी नज़र आएगी, यानी कि ट्रांसपोर्ट रूट भी नज़र आएंगे, और ट्रांसपोर्ट रूट की वजह से उसके जो चारों ओर है वो कॉलोनी वगैरह उनका डेवलपमेंट हुआ है, जो नगर का एक्सपांसन हुआ है, तो ये दर्शाया गया है। तो
बाकी किसी भी मॉडल में ट्रांसपोर्ट रूट नहीं बनाए गए, तो यह मॉडल बल देता है। तो राइट आंसर हो गया सेक्टर मॉडल। अगला सवाल है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से, यानी कि जनसंख्या भूगोल से। तो जनसंख्यांकी संक्रमण निदर्श यानी कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा चरण, कौन सा फेज उच्च एवं स्थिर जन्म दर के साथ साथ उच्च एवं घटती बढ़ती मृत्यु दर की स्थिति का वर्णन करता है? तो लाल कलर में मैंने मृत्यु दर बताई है और ब्लू कलर में मैंने जन्म दर बताई है। तो पहला फेज होता है जिसको हाई स्टेशनरी स्टेज कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या है, लगभग स्टेबल रहती है, पर मृत्यु दर है वह थोड़ी सी फ्लक्चुएट करती हुई रहती है। किसी साल बीमारी आती है, महामारी फैलती है, ये जो एक तरीके से मतलब आदिम समाज है उसमें स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल नहीं है, तो तब कोई भी बीमारी होती थी, महामारी फैलती थी तो लोग बहुत मर जाते थे, तो मृत्यु दर बढ़ जाती थी। और किसी साल मृत्यु कम होती थी तो मृत्यु दर कम रहती थी। जन्म दर उतनी ही यानी कि ऊंची ही बनी ही रहती थी। तो इस प्रकार जो इसका सही आंसर होगा वो होगा हाई स्टेशनरी स्टेज, उच्च स्थिर चरण। बाकी अगर फोर्थ स्टेज में देखें जिसको लो स्टेशनरी स्टेज बोलते हैं, तो उसमें जन्म दर का ऊंचा नीचा होता है, जबकि यहाँ पे मृत्यु दर ऊंची नीची हो रही है। तो राइट आंसर हो गया हाई स्टेशनरी स्टेज। अगले सवाल में जो जियोग्राफिकल टेक्निक्स है वहाँ से पूछा गया है, प्रैक्टिकल जियोग्राफी से। तो इसमें जो कौन से युग में है वो सही है। तो पहला है वॉल मैप 1:1980 का नहीं होता है, 1:1980 वो कैडेस्ट्रल मैप होता है, तो ये गलत हो गया। दूसरा लार्ज स्केल प्लान 1:100 ये सही है। टोपोग्राफिकल मैप 1:2.5 लाख ये भी सही है, 2.5 लाख की सीट आती है टोपोग्राफिकल सीट। एटलस मैप 1:250 नहीं, ये गलत है, ये भी लार्ज स्केल मैप है। और ई कैडेस्ट्रल मैप 1:3960, तो कैडेस्ट्रल मैप 1:1980 पे भी बनते हैं, 1:3960 पे भी बनते हैं, तो यह सही है। तो सही हुए बी, सी और ई, बी, सी और ई। अगले सवाल में पूछा गया है पैंक ने वैनिंग डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म किस में कहा गया है? तो वैनिंग डेवलपमेंट उन्होंने कहा है वो एबस्टी झंडे को कहा है, और वैक्सिंग डेवलपमेंट है वो आपस्ती झंडे को कहा है। सबसे पहले प्राइम रंप होता है जो एक मैदान होता है, फिर आपस्ती झंडे, फिर ग्लिच फॉर्मिंग और फिर एबस्टी झंडे। तो इस प्रकार जो एबस्टी झंडे है वो वैनिंग डेवलपमेंट के लिए जो वैनिंग डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म जो पैंक के साइकिल में वर्णित किया गया है। अगले सवाल में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत से संबंधित कौन सा पद संबंधित नहीं है? तो पैंथालासा और पैंजिया, पैंथालासा महासागर और पैंजिया महाद्वीप जो सुपर कॉन्टिनेंट ये बताया था। पैलियो क्लाइमेट की बात करते हैं कि पुरानी जलवायु, क्योंकि जो वैगनर थे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देने वाले वो क्या थे, मौसम विज्ञानी थे और पैलियो क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, तो ये भी सही है। तीसरा सी फ्लोर स्प्रेडिंग, इसके बारे में उनको कोई भी जानकारी नहीं थी। सी फ्लोर स्प्रेडिंग हैरी हैस ने 1960 में दिया था, तो यह गलत हो गया। और चौथा है जिग्सा फिट का भी एविडेंस के रूप में वैगनर ने वर्णन किया है। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग इसका राइट आंसर हो गया क्योंकि यह संबंधित नहीं है। अगला सवाल है डिजिटल एलिवेशन मॉडल डैम DEM इज ए रास्टर फॉर्मेट। तो बिल्कुल सही बात है, यह रास्टर फॉर्मेट है। दूसरा स्टेटमेंट ऑल पिक्सल्स आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज इन डैम। तो इसमें अलग अलग शेप और साइज़ के नहीं होते पिक्सल हमेशा सेम साइज़ के होते हैं, तो यह दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। पहला सही, दूसरा गलत। अगला सवाल है किस व्यक्ति ने जियोपॉलिटिक टर्म सबसे पहले
यूज की कॉइन की, तो यह है स्वीडिश रुडोल्फ जलेन। और जियोपॉलिटिकल जो थ्योरी है वो हॉसोपर ने दी थी, तो सही आंसर हो गया जलेन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? तो यहाँ पे पंच प्रयागों में से जो 4 प्रयाग है वो दिए गए हैं, तो आपको पंच प्रयाग है वो याद करना है, साथ ही साथ प्रयागराज जो कि गंगा और यमुना का मिलन स्थल है उसको भी याद करना है। तो अगर हम डायग्राम में देखें तो जो तीसरा ऑप्शन है कर्ण प्रयाग, तो कर्ण प्रयाग जो कि मैंने KP से लिखा है, कर्ण प्रयाग पर जो अलकनंदा नदी है उसमें पिंडार मिलती है, जबकि इसमें लिखा हुआ है भागीरथी मिलती है पिंडार से, तो यह गलत हो गया, इसका मिलान सही नहीं है। बाकी का मिलान बिल्कुल सही है, जैसे देवप्रयाग पर भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलती है, भागीरथी गंगोत्री से निकलती है और अलकनंदा है वह बद्रीनाथ से होते हुए आती है, अलकनंदा थोड़े पहले निकलती है फिर बद्रीनाथ से होते हुए आती है। दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है रुद्रप्रयाग, तो रुद्रप्रयाग में जो मंदाकिनी नदी है वो अलकनंदा में मिलती है, ये भी सही है। और चौथे ऑप्शन में विष्णु प्रयाग जिसमें धौली गंगा और अलकनंदा मिलती है, तो ये भी सही है। बाकी जो NP लिखा हुआ है जो कि नंद प्रयाग है जिसमें नंदाकिनी नदी मिलती है, ये एक बच जाता है। तो इस प्रकार ये 5 प्रयाग है वो आपको याद करने हैं। अगला सवाल है, नॉक नी सिंड्रोम का मुख्य कारण है? तो नॉक नी सिंड्रोम होता है फ्लोराइड के पॉल्यूशन के कारण, जो फ्लोरोसिस वगैरह हो जाता है, दांत है वो चौक जैसे बन जाते हैं, घुटने मुड़ जाते हैं, इसीलिए नॉक नी सिंड्रोम इसको कहा जाता है। अगला सवाल है, इसमें पूछा गया है कथन और कारक दिए हुए हैं। तो पहले स्टेटमेंट में कहा गया है कृषि, पशुधन, उद्योग या मानव जनसंख्या की सामान्य आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए पानी की किसी भी प्रकार की कमी को सूखा कहा जाता है। तो ये सूखे की डेफिनेशन है, ड्रॉट की डेफिनेशन है, आप इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं, एनी लैक ऑफ वाटर टू सेटिस्फाई द नॉर्मल नीड्स ऑफ एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक इंडस्ट्री और ह्यूमन पॉपुलेशन में बी टर्म्ड एज ए ड्रॉट। तो यह पहला कथन सत्य है। दूसरा है सूखा वर्षा के अभाव के कारण उत्पन्न एक विपत्तिजनक स्थिति है, तो दूसरा कारण भी सही है, तो दोनों सही है और जो कारण है वो एक ही व्याख्या कर रहा है। अगला सवाल, अगले सवाल में मिनरल्स दिए हुए और इन मिनरल्स को सामने जो उनकी माइंस है उनसे मैच करना है। तो मैग्नीज है, मैग्नीज होता है बालाघाट में और छिंदवाड़ा में, यानी कि MP के जो बालाघाट और छिंदवाड़ा है वहाँ पे होता है और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही होता है। दूसरा है कॉपर, कॉपर राजस्थान के डूंगरपुर में भी होता है और MP के मलज खंड में भी होता है। कॉपर का प्रोडक्शन है वह भी सर्वाधिक जो मध्य प्रदेश करता है, उसके बाद राजस्थान करता है। तीसरे नंबर पे बॉक्साइट, बॉक्साइट है वह एक तो उड़ीसा के बोलनगिरी वहाँ पे माइंस है उसकी, और दूसरा महाराष्ट्र की उदयगिरी वहाँ पे भी माइंस है। और चौथे में लिखा हुआ है कोयला, तो कोयला है नॉर्थ करणपुरा जो कि छोटा नागपुर पठार पे जो कोयले की खदानें हैं उसमें छोटा मतलब नॉर्थ करणपुरा ब्लॉक्स है वो है। दूसरा है झिलमिली, तो झिलमिली है वह छत्तीसगढ़ के अंदर कोयले की खदान है। तो इस प्रकार हम इन चारों को आसानी से मैच कर सकते थे, ये भारत के भूगोल से संबंधित है। तो विभिन्न तरह के जो खनिज है, जो मुख्य खनिज है, उनकी मुख्य खानें कौन सी है, जैसे कि जो कॉपर की खेतड़ी वगैरह है, तो इस प्रकार हमें याद करनी है और ये लगभग 1-2 सवाल इसके पूछे जाते हैं ऐसे फैक्चुअल। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस एक वाताग्र या फ्रंट में धरातल से गर्म वायु है वो पूर्ण रूप से विस्थापित हो जाती है। तो अगर हम इस डायग्राम को देखें
तो इस डायग्राम में ये ऑक्लूडेड फ्रंट बनाया गया है। तो इसमें क्या होता है कि जो वार्म एयर है वो पूरी तरीके से ऊपर उठ जाती है, उसका संपर्क है वो धरातल से टूट जाता है। जो कोल्ड एयर है वो कूल एयर के साथ ऑक्लूडेट बनाती है और वार्म एयर ऊपर की ओर हो जाती है। तो हमारा राइट आंसर हो गया अवरुद्ध वाताग्र या ऑक्लूडेड फ्रंट। अगले सवाल में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सीवेज वाटर है, जिसको इन्होंने हिंदी में लिखा है मल जल, उसकी वजह से BOD सीवेज वाटर की जो BOD होती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है, वह अधिक होती है। तो बिल्कुल अधिक होती है। उसमें जो ऑक्सीडेशन के लिए ज़्यादा चाहिए होता है ऑक्सीजन, तो इस वजह से उसकी डिमांड अधिक होती है। दूसरे स्टेटमेंट में कहा गया है सीवेज वाटर में विलियत ऑक्सीजन की मात्रा न्यून होने के कारण मल जल में वायवीय जीवों की संख्या में तेज़ी से वृद्धि होती है। एरोबिक ऑर्गेनिज्म तेज़ी से वृद्धि करते हैं। एरोबिक ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए? एयर चाहिए। और इसमें क्या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम है, जो सॉल्यूबल जो ऑक्सीजन है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, वह कम है। तो ऑब्वियसली वो उनका ग्रोथ कम होगा, रैपिड इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरे स्टेटमेंट में कहा गया है पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी जीव और पारिस्थितिक विज्ञान जीव और उनके भौतिक पर्यावरण के मध्य अंत संबंध का एक अध्ययन है। तो यह पारिस्थितिक इकोलॉजी की जो सब्जेक्ट की डेफिनेशन है वो दी गई है, तो ये भी सही है। चौथे ऑप्शन में कहा गया है परपोषी यानी कि पैरासाइट परजीवी ऐसे जीव होते हैं जो अपने आहार के लिए अन्य जीवित जीवों पर निर्भर नहीं होते, जबकि वो उन पे ही निर्भर होते हैं। तो ये चौथा है वो भी गलत है। तो कौन से गलत हुए? B और D। तो सही हुए A और C। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। और अगर इसकी हिंदी देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब ऐसी कंडीशन में क्या है, इंग्लिश ट्रांसलेशन को सही माना जाता है और ये हिंदी भाषी जो छात्र होते हैं उनके लिए बड़ा धोखा होता है, क्योंकि वो केवल हिंदी पढ़ता है, उसमें होता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, और जबकि ऊपर क्या लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो सीधा सीधा पूरा उल्टा कर रहा है सवाल को। और हम इसको देखते हैं कि भाई कौन से कथन सही नहीं है, गलत कौन से हैं। तो पहला देखते हैं वैश्विक जनसंख्या यानी ग्लोबल पॉपुलेशन। तो ग्लोबल पॉपुलेशन का आधे से अधिक हिस्सा औसत समुद्र तल के ऊपर एवं 200 मीटर से नीचे रहता है। तो जो लगभग जो सी लेवल से लगभग 200 मीटर तक क्या है, आधे से अधिक जनसंख्या पाई जाती है, ये बात सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है ग्लोबल पॉपुलेशन का 50% हिस्सा है वो भूसतह के 25% भाग पर रहता है। अगर NCERT से देखें तो 90% जनसंख्या वो 30% भाग पर रहती है। 90% से अधिक जनसंख्या 30% पे रहती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। इसको मतलब अगर 50% जो हिस्सा है वो 25% पे नहीं होगा, वो और भी कम पे होगा, क्योंकि 90% 30% पे रह रही है। तीसरा है ग्लोबल पॉपुलेशन है वह 90% हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में रहता है। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें 90% रहता है, साउदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध में 10% रहती है। यह भी सही है। अगर ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी 90% जनसंख्या रहती है वेस्टर्न हेमिस्फीयर के बजाय। और चौथा जो ऑप्शन है उसमें स्टेटमेंट में कहा गया है महाद्वीपों के किनारों पर आंतरिक भागों की तुलना में अधिक जनसंख्या रहती है। तो कोस्टल भागों में ज़्यादा रहती है, जो तटीय भाग है वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा रहती है, ये भी सही है। तो केवल B ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन एकदम सही है। अगला सवाल है गुरनार मेडल के बारे में पूछा गया है। तो जो यह सवाल है इसको सॉल्व करने के लिए आप मेरा जो रीजनल प्लानिंग का जो डेवलपमेंट की थ्योरियाँ हैं उनको आप देख सकते हो लिंक के द्वारा। तो अगर वो वीडियो देखा है तो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें कहा गया गुरनार मेडल ने अपने वर्तीय संचयी कारणत्व यानी कि सर्कुलर क्यूमुलेटिव कॉजेशन थ्योरी में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर प्रादेशिक असमानताओं को किस प्रकार वर्णित किया गया है, रीजनल इनइक्वलिटी को किस प्रकार वर्णित किया है। तो उसमें उन्होंने एक तो बैकवाश इफेक्ट का है और एक स्प्रेड इफेक्ट का है। बैकवाश इफेक्ट में सारे लोग हैं वो एक विकास की ओर, मतलब जहाँ पे
माइग्रेट होके चले जाते हैं किसी सिटी की ओर, किसी इंडस्ट्रियल रीजन की ओर, फिर धीरे धीरे वहाँ से प्रसार होता है दूसरे रीजन में स्प्रेड इफेक्ट के द्वारा। तो राइट आंसर हो गया बैकवाश और स्प्रेड इफेक्ट। अगले सवाल में 4 स्केल दी हुई है और इन स्केल में कौन कौन सा डेटा हम मेजर कर सकते हैं यह दिया गया है। तो पहला है नॉमिनल डेटा। नॉमिनल डेटा में केवल नाम दे सकते हैं, तो मृदा के प्रकार जैसे कि लाल मिट्टी, काली मिट्टी, तो इस प्रकार हम नाम दे सकते हैं नॉमिनल में। तो ए का हो गया सेकंड। दूसरा है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल डेटा में हम ऑर्डर दे सकते हैं, यानी कि क्रम दे सकते हैं कौन से नंबर की सिटी है। तो टाउन साइज, भाई सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली सिटी 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, केवल हम नंबर दे सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं। तो बी का हो गया चौथा। तीसरा है इंटरवल डेटा। तो इंटरवल डेटा में हम कोई जो संख्याएं हैं जिसमें एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता है उसको रख सकते हैं। तो इसमें एल्टीट्यूड फ्रॉम मीन सी लेवल रख सकते हैं। तो एल्टीट्यूड है वो मीन सी लेवल से ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, माइनस में भी वैल्यू हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है, और दूसरा जीरो भी हो सकता है। तो वो जीरो एब्सोल्यूट नहीं होगा। और चौथा है रेशियो। रेशियो में क्या है, मंथली इनकम। तो मंथली इनकम या तो जीरो होगी और या जीरो से ज़्यादा होगी। माइनस में इनकम नहीं होगी, खर्चा हो सकता है पर इनकम नहीं हो सकती है। तो मंथली इनकम होगी वो रेशियो में होगी। तो इस प्रकार हम चारों को मैच कर सकते हैं। अगला सवाल है, इसमें 4 विद्वानों को 4 सामने जो थ्योरियां दी हुई है उनसे मैच करना है। तो वॉन थ्यूनेन ने एग्रीकल्चरल लोकेशन यानी कि कृषि अवस्थिति की सिद्धांत दिया था 1826 में। दूसरा है ऑगस्ट लॉस। ऑगस्ट लॉस ने इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी दिया है, यह लगभग 1939 में दिया था और बाद में इंग्लिश में पब्लिश है वो 1954 में पब्लिश हुआ था। डोई ने जो फसल संयोजन यानी क्रॉप कॉम्बिनेशन दिया था, यह लगभग 1958 में दिया था शायद। और फिर किस्टोलर ने सेंट्रल प्लेस थ्योरी दी थी 1933 में, केंद्रीय स्थल सिद्धांत दिया था। तो इन चारों को हम मैच कर सकते हैं। अगले सवाल में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है। तो यह है रेड क्लिफ रेखा, जो सर सिरिल रेडक्लिफ ने बनाई थी भारत और पाकिस्तान के मध्य। बाकी दूसरी लाइनें देखें तो जो डूरंड लाइन है, डूरंड लाइन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मध्य, और कुछ है जो कि भारत और अफ़गानिस्तान के मध्य भी है। ब्लू लाइन है यह इज़राइल और लेबनान के मध्य, और लेबनान और गोलन हाइट्स के मध्य एक रेखा है। इसका आप मैप वगैरह में देख के ब्लू लाइन देख सकते हैं। और जो चौथा है मैकमोहन लाइन, जो भारत और चीन के मध्य है। अगले सवाल में पूछा गया मुकद्दिमा पुस्तक के लेखक कौन है। तो यह जियोग्राफिकल थॉट से पूछा गया है और अरब विद्वान थे जो कि थे इब्न खालदून, इन्होंने मुकद्दिमा लिखी थी। एकदम फैक्चुअल सवाल है। अगले सवाल में 4 इंडेक्स दी हुई है। यह ट्रांसपोर्ट जियोग्राफी से पूछा गया, परिवहन भूगोल से पूछा गया है। तो कनेक्टिविटी के जो मेजर्स है उसमें पहला है ईटा इंडेक्स। तो ईटा इंडेक्स है उसमें होता है एवरेज लेंथ पर लिंक का कितनी औसत लंबाई है वो देखा जाता है ईटा इंडेक्स में। तो ए का हो गया सेकंड। फिर दूसरा है थीटा इंडेक्स। थीटा इंडेक्स में एवरेज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक पर इंटरसेक्शन, एक इंटरसेक्शन पर एवरेज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक कितना है। और तीसरा है बीटा इंडेक्स। बीटा इंडेक्स में पूछा जाता है measures the level of connectivity in a graph and is expressed by the relationship between the number of links over the number of nodes। तो नंबर ऑफ लिंक ओवर द नंबर ऑफ नोड से, यानी कि लिंक जिसको बोलते हैं एजेज बट्टे हो गए वर्टेक्स, ई बट्टे वी से हम कर सकते हैं। चौथा है अल्फ़ा इंडेक्स। तो अल्फ़ा इंडेक्स का जो राइट आंसर है
वो है चौथे में बताया गया कि इट एवेल्यूएट्स द नंबर ऑफ साइकिल्स इन ए ग्राफ इन ए कंपैरिजन विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ साइकिल। तो जो अल्फा इंडेक्स है उसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल सर्किट बट ए मैक्सिमम सर्किट। एक्चुअल सर्किट कितने और कितने मैक्सिमम बन सकते हैं, तो इसका अनुपात है। तो ये भी जो कनेक्टिविटी का इंडेक्स है। तो इस प्रकार हम इन चारों को मैच कर सकते हैं। तो जो अल्फा इंडेक्स, बीटा इंडेक्स, गामा इंडेक्स, साइक्लोमेट्रिक नंबर, डायामीटर, डेटोर इंडेक्स, एसोसिएट नंबर, कनेक्टिविटी मैट्रिक्स, एटा इंडेक्स, थीटा इंडेक्स, इस प्रकार हम सारे जो इंडेक्सेज है इनके अगर याद करें फॉर्मूले तो इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो दूसरे ट्रांसपोर्ट जियोग्राफी के वीडियो है जिसमें जो थ्योरियाँ हैं हर्स्ट और उलमैन की, वो उसके मैंने वीडियो बना रखे हैं। अगला सवाल है, अगले सवाल में वेदों के ब्रह्मांडिकी में विवेचित ब्रह्मांड उत्पत्ति के प्रकारों को पहचानिए। तो ये जियोग्राफिकल थॉट से संबंधित है और उसमें जो वेदों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति में जो वेदों में बताया गया कि माया से हुई है, और माया एक तरह से फिलोसॉफिकल बेसिस है, दूसरा कलात्मक बेसिस है कि आर्ट बताते हैं, और तीसरा ये मैकेनिकल बेसिस पे भी है। एक मैकेनाइज्ड बताया गया है कि भाई सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश से वायु और वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी की, इस तरीके से मैकेनिकल उत्पत्ति बताते हैं। रासायनिक उत्पत्ति के बारे में बिल्कुल भी नहीं है, केमिकल ओरिजिन बिल्कुल नहीं भी बताया गया। ये फिलोसॉफिकल है, आर्टिस्टिक तरीके से बताया गया और यंत्रीय तरीके से बताया गया, यानी कि ABC। थोड़ा सा बेतुक का सवाल है, पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति का मतलब गलत तरीके से कैसे बताया गया उनको भी अगर हमें पता होगा तभी हम सही तरीके पे पहुंच पाएंगे। अगला सवाल है, इसमें पूछा गया है विश्व में पर्यटन उद्योग के विस्तार में कौन सी घटनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनको कालानुक्रम में जमाना है। तो पर्यटन के लिए सबसे आवश्यक क्या चीज़ है, ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे पहले पहिए का आविष्कार जरूरी है। तो पहिए का आविष्कार हुआ 3500 ईसा पूर्व लगभग, उससे पहले भी थोड़ा हो सकता है। तो मेसोपोटामिया में मिलता है 3500 ईसा पूर्व, ये सबसे पुरानी घटना होगी। फिर इसके बाद में अगर देखें तो थॉमस कुक ने क्या किया, थॉमस कुक ने जो लैनचेस्टर, यूके का लैनचेस्टर है और लोगेब्रो है, उनके मध्य पहला पैकेज है उसकी व्यवस्था की। ये ट्रेन का पैकेज था, 11 मील की दूरी थी और इस 11 मील की दूरी को लगभग 485 लोग थे इसमें। ये 1841 में इन्होंने यात्रा शुरू की थी, उनमें एक तरह से एक पैकेज टूर किया था। तो थॉमस कुक को पर्यटन का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ टूरिज्म भी कहा जाता है। और इसके बाद अगर बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध का अंत है वो 1945 में हो गया था। और फिर जेट वायुयानों का प्रयोग पैसेंजर के आगमन के लिए 1950 के दशक में हुआ है। तो इस प्रकार हम सीक्वेंस देखें तो पहले पहिए का आविष्कार, फिर हो गया थॉमस कुक वाला, फिर हो गया द्वितीय विश्व युद्ध का अंत, और फिर हो गया जेट वायुयानों का प्रयोग पैसेंजर आवागमन के लिए, ACBD। ये 50 सवाल है वो पूरे हो गए। और अगले जो 51 से लेके 100 तक के सवाल है वो नेक्स्ट पार्ट में किए जाएंगे। और ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को शेयर कीजिए और अपने जो फीडबैक है वो कमेंट के माध्यम से दीजिए। थैंक यू।